गुड मॉर्निंग बच्चों, सब ठीक हो ना। आज हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। पिछले क्लास में एक नया चैप्टर था दोनों का, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। इस लेसन का हमने कुछ अंश पढ़ाया, जिसमें कि सामाजिक विषमता क्या है, समाज में ये कई प्रकार के लिंग भेदभाव, जाति भेदभाव, वर्ण भेदभाव, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, ये सामाजिक विषमता थी। ठीक है। फिर सामाजिक स्तरीकरण, इन व्यवस्था इस विषमता के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण हुआ। इसकी भी विशेषता मैंने पिछले क्लास में पढ़ा। आगे का टॉपिक आज हम देखेंगे पूर्वाग्रह। एक सामाजिक विषमता का एक कारण होता है पूर्वाग्रह। किसी के बारे में कोई मानसिकता बना लेना। जैसे किसी के बारे में यदि हम कह सकते हैं कि फला स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। अमूमन ऐसा होता है कि सरकारी स्कूलों के बारे में लोगों की धारणा होती है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है। तो ये पूर्वाग्रह है, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि सभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही हो, लेकिन ये एक पूर्वाग्रह है, ऐसी मानसिकता बन गई है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। दूसरी चीज़, एक एग्जाम्पल आपके दैनिक जीवन में कि जब आप घर से निकलती हो और बिल्ली अगर निकल जाती है, तो ये एक पूर्वाग्रह आपके दिमाग में बन गया है कि बिल्ली ने यदि रास्ता काट दिया तो हमारा काम सफल नहीं होगा। ये है पूर्वाग्रह। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जो होती हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि मारवाड़ी बहुत कंजूस होते हैं। किसी बुक में हमने पढ़ा भी था कि शिक्षक वर्ग कंजूस होता है। तो ये एक मानसिकता बन गई है। एक पूर्वाग्रह से, अपनी मानसिकता के आधार पर एक पूर्वाग्रह से उस व्यक्ति से मिलते ही, उसको देखते ही ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ऐसा होगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। यह पूर्वाग्रह, दूसरा पॉइंट अपने बुक में दिया है रूढ़िबद्ध। रूढ़िबद्ध होने का मतलब कि उसको परंपरा के रूप में ले लेना, अब वो हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे किसी जाति विशेष के बारे में, किसी वर्ग विशेष के बारे में जो हमको मालूम हो जाता है, तो हमारे मन में बैठा दिया जाता है, परंपरा के रूप में वो दिमाग में रहता है। और वही है हमारी रूढ़िवादिता। उसके प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, समाज में किसी कार्य के प्रति अगर किसी चीज को मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाता है तो रूढ़िवादिता में हो जाता है, रूढ़िबद्ध हो जाता है व्यक्ति उसके, और उस आधार पर भेदभाव होता है। जैसे समाज में जब जातिगत व्यवस्था बनी, तो जातिगत व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने, तो उसमें एक भेदभाव करने का जो ब्राह्मण को अधिकार है, ब्राह्मण को उच्च स्थान जो दिया गया है। क्योंकि जब स्तरीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया कि ब्राह्मण का स्तरीकरण में सबसे ऊंचा लेवल होता है। ठीक है। तो ये स्तरीकरण जो है, यही स्तरीकरण भेदभाव को दर्शाता है। समाज में विषमता का मेन कारण यही है, भेदभाव। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर रूढ़िबद्ध हो जाते हैं, और उस रूढ़िबद्ध के माध्यम से सामाजिक भेदभाव जब उत्पन्न होता है तो वह सामाजिक विषमता जो होती है वह भेदभाव का रूप ले लेती है। क्लियर है ना। इसके बाद है, जब ये तीनों छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, तो सामाजिक अपवर्जन, अपवर्जन या बहिष्कार भी इसको कहते हैं। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार मतलब इसको दूर करने का, ये हो जाता है सामाजिक बहिष्कार। तो होता क्या है, जब ये चीजें आ जाती हैं तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए उसका बहिष्कार किया जाता है। उस पूर्वाग्रह से ग्रसित चीजों के लिए उसका बहिष्कार किया जाता है। पहला क्या था, सामाजिक विषमता, समाज में होने वाली सामाजिक विषमता, सामाजिक स्तरीकरण, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध, और उसके बाद है भेदभाव, और तब सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। तो सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार के लिए प्रत्येक समाज गतिशील है। समाज में जो भी कार्य प्रणाली है वह गतिशील है, और इस गति से जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं हमारी रोटी,
कपड़ा और मकान। ठीक है, ये तीन चीजें जो होती हैं आवश्यक होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इसको कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं या अनिवार्य आवश्यकताएं। ठीक, अब इन आवश्यकताओं के साथ साथ कुछ आवश्यकताएं होती हैं जिसको विलासी संबंधी कहते हैं। विलासिता संबंधी आवश्यकताएं होती हैं, यानी आरामदायक जीवन को आरामदायक बनाने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो विलासिता संबंधी आवश्यकताएं कहलाती हैं। ठीक है, इन आवश्यकताओं के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब प्रत्येक शहर में या प्रत्येक प्रांत में आप जाकर के देखिए तो हर जगह ऐसा होता है कि जो अधिक पैसे वाले होते हैं उनके पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उनको कभी आपने नहीं सुना होगा कि वह बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और फुटपाथ पर आकर के सोया था, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एक गरीब जो होता है वह फुटपाथ पर सोता है। यह भी एक भेदभाव है। किस आधार पर? आर्थिक संपन्नता के आधार पर यह भेदभाव है। तो इन सब चीज़ों की, उसके बाद जातिगत आधार पर यह भेदभाव, कुछ इन सब चीज़ों के आधार पर इनका बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इनको हटाने की परंपरा ले आई गई, इनको हटाने की कोशिश की गई। तो आज भी ये जो कुछ हमारे समाज में कुछ इस तरह की जातियां हैं जिनको कि हम अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं। इनका क्या था? इनके लिए भेदभाव क्या था कि ये मंदिर में नहीं जा सकते थे, ये कहीं प्रवेश नहीं कर सकते थे, पूजा पाठ में नहीं जा सकते थे। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, इनका सम्मान करने के लिए इनको कुछ इस तरह के क्रियाकलाप करना पड़ता था। तो इस तरह के भेदभाव के लिए इन्होंने क्या किया? इसका बहिष्कार किया। बहिष्कार कैसे किया? स्वयं के लिए मंदिर का निर्माण किया, अपने रहने की व्यवस्था करना शुरू किया, सरकार के लिए आंदोलन, सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया कि जगह मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार किया कि यदि हम लोगों को स्थान नहीं मिला, हमारे लिए व्यवस्था नहीं की गई, तो हम इस सामाजिक कार्यों का जो कार्य हमसे कराया जाता है समाज में, उसको हम बहिष्कार करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत इनमें कुछ सुधार लाया गया और आज वर्तमान में तुम लोग देख रही हो कि ये सुधार जो है दिखाई दे रहा है। किस रूप में? कुछ आरक्षण के रूप में दिखाई दे रहा है। इनके लिए व्यवस्था की गई। कुछ ऐसी उपेक्षित जातियां थीं जिनको कि जनजातियां भी कहते हैं। ये उपेक्षित जातियां जिनका शहरों से कोई लेना देना नहीं था, नगरों से इनका कनेक्शन नहीं था, ये जहाँ रहते थे वहाँ शहरी वातावरण नहीं था, क्योंकि सड़कें नहीं थी, आने जाने का रास्ता नहीं था। धीरे धीरे ये विकसित होते गए और इनके लिए रास्ता बनता गया और इनका भी संबंध शहरों से या नगरों से होता चला गया। तो इस तरह से कुछ विशेषाधिकार मिल करके मिला, जिसकी वजह से भारतीयों को आज समाज में कुछ स्थान मिला हुआ है। इस शोषित समाज में जो था, जिनका बहिष्कार किया गया है, उसमें था दलित थे, महिलाएं हैं और अन्य उपेक्षित जातियां तथा अन्य जनजातियां हैं। ये सब जितनी ये व्यवस्था थी, ये सामाजिक विषमता थी, ये सब कब था? ब्रिटिश शासन काल में था, औपनिवेशिक काल में था। इन औपनिवेशिक काल में ये जो विषमताएं थी, इनकी वजह से यह सामाजिक अपवर्जन करना पड़ा, जिसकी वजह से आज कुछ स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इस आधार पर जातिगत व्यवस्था जो है हमारे यहाँ जो विषमता को कायम रखती है और न्याय संगत सिद्ध करती है। जाति और जनजाति इस विषमता को औपनिवेशिक काल में जो चला उसको आज भी वो कायम रखी हुई है। क्या होता है उसमें जातिगत व्यवस्था में? पुराने समय में जो ब्राह्मण होते थे, पिछले कुछ समय में ब्रिटिश शासन काल में या जो भारतीय शासन काल आया, तो उस समय जो ब्राह्मण होते थे उनका अधिकार था, ये ब्राह्मण का अधिकार होता था कि समाज में इनकी स्थिति उच्च होती थी और यह ब्राह्मण ही, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इसको उच्च माना जाता था। तो इसकी आर्थिक स्थिति भी उच्च मानी जाती थी
और जो जातिगत व्यवस्था में सबसे नीचे होता था उसकी आर्थिक स्थिति भी निम्न मानी जाती थी। शूद्र जिसको कहते हैं, जो सबसे निचली जाति का होता है, निम्न जाति का होता है, इसको जातिगत व्यवस्था के आधार पर, आर्थिक आधार पर भी इसको निम्न माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे इनमें प्रयास होता गया और परिवर्तन होता गया। तुम लोग देखी होगी, राजा जितने भी होते हैं वो सभी क्षत्रिय होते हैं, लेकिन ब्राह्मण का सम्मान वो करते हैं, ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को उच्च स्थिति मिली हुई है। धीरे धीरे इसी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जब परिवर्तन होता गया, वर्तमान समय में कार्य के आधार पर यह बहिष्कार शुरू हुआ। अभी जाति के आधार पर हो रहा था, जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत उनको ये परेशानियां थी, ब्राह्मण को उच्च माना गया, शूद्र को निम्न माना गया, जबकि वह अब इस आधार पर आर्थिक रूप से भी उसको संपन्न माना गया। लेकिन बाद में देखा गया कि जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण, कोई जरूरी नहीं है कि सब उच्च आर्थिक संपन्नता हो, इसमें कुछ गरीब भी थे। शूद्र में भी कोई जरूरी नहीं कि सभी गरीब थे, कुछ अमीर भी थे, धनिक वर्ग भी था। तो इनको कर्म के आधार पर इनकी जातिगत व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। ब्राह्मण जो है वह गरीब भी हो सकता है, शूद्र जो है वह धनी भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, सामाजिक अपवर्तन की देन थी। सामाजिक अपवर्जन की देन से ही आज जो वर्तमान व्यवस्था लागू है जातिगत व्यवस्था में, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या ब्राह्मण के लिए हो, क्षत्रिय के लिए हो, वैश्य के लिए हो, शूद्र के लिए हो, सबके लिए व्यवस्था अलग अलग होती गई। और उसी का नतीजा है कि आज हमारे देश में जातिगत व्यवस्था कम हुई है, पहले की तुलना में कम हुई है। लेकिन अभी जो एक समस्या उत्पन्न हो रही है, अभी भी यह समस्या है, और वो समस्या क्या है, अस्पृश्यता। क्या है वो? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, जिसको कि अस्पृश्य जाति उसको कहते हैं जिसको कि छूते नहीं हैं, जिनके छू लेने पर स्नान करना पड़ता है, वो अस्पृश्य जाति कहलाती है। तो इस अस्पृश्यता के आधार पर जो जातियां थीं उनको लोग अछूत मानते थे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, घर में नहीं जाने देते थे। उनके लिए कुछ ऐसे थे कि यदि ब्राह्मण या क्षत्रिय उनके सामने आ जाए तो उनके सम्मान के लिए वो चप्पल नहीं पहनेंगे, चमचमाते वस्त्र नहीं पहनेंगे, सिर झुका करके बात सुनते रहेंगे, केवल कुछ बोलेंगे नहीं, उनसे बेजार काम लिया जा सकता है। माने इस तरह की चीजें थीं ये अस्पृश्य जातियों के साथ। लेकिन 1930 के दशक में, 1930 में गांधी जी ने क्या किया, इनको इस अस्पृश्य जातियों को नाम दिया, क्या नाम दिया? अस्पृश्य जातियों को नाम दिया हरिजन। हरिजन यानी हरि मतलब ईश्वर, परमात्मा, परमात्मा के लोग या परमात्मा के बच्चे शब्द उन्होंने कहा इस अस्पृश्य जातियों के लिए। ठीक है, फिर आगे चल करके, कुछ आगे चलने पर इसी तरह से इनका नाम आया दलित। दलित के लिए लोगों के मन में ये भावना आती है कि हो सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में लिखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के द्वारा बनाया गया शब्द है दलित। इस हरिजन को हटाकर दलित का, दलित का मतलब होता है समाज में पिछड़ा और दबा कुचला हुआ। जो समाज में पिछड़ा और दबा कुचला होता है उसको कहते हैं दलित। और इस दलित के लिए आंदोलन शुरू हुआ, सबों ने मिलकर के इसका आंदोलन किया और आज इनके लिए इस दबे कुचले पिछड़े वर्ग को समाज में एक स्थान दिया गया है। इस तरह से इन दलितों के लिए भी सुविधा दी गई। आपके बुक में कुछ कॉलम दिए हुए हैं जिसमें कि परसेंटेज के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीने वाली जनसंख्या और समृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। इसको थोड़ा देख लोगे। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सफाई करने वाला जो दलित व्यक्ति होता है वो प्रतिदिन अग्नि परीक्षा, माने क्या क्या होता है इनके साथ,
हमने शुरू में ही बताया था कि जो सामाजिक बहिष्कार का कारण है उनके साथ क्या क्या होता है, इसके लिए क्या प्रतिदिन को अग्नि परीक्षा कैसे देनी होती है। मैला उठाने वाले लोगों की संख्या जो होती है, दलित सफाई करने वाला जो होता है वो मैला उठाने वाली संख्या होती है, लगभग 80 लाख है। पूरे भारत में 80 लाख जनसंख्या है। एक नारायणम्मा नाम की एक है जो कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुरम में रहती है। नगर पालिका के 400 सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय को वो साफ करती है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद शौचालय को साफ करती है और अपने सहकर्मियों को अंदर बुला लेती है, बुला करके साफ करती रहती है। फ्लश साफ कर मैंने सब कुछ वो करती रहती है। टोकरी भर जाती है तो फिर उस मैला को लेकर के वो ट्रैक्टर ट्रॉली में डाल आती है और फिर आकर के अगली पुकार के लिए वो सफाई करने लगती है। इस तरह से मैंने वो सफाई का जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ी परीक्षा है उसके लिए, लेकिन यही वो सफाई करती है और वही व्यक्ति अगर किसी नल को छू देता है, उसके सफाई किए हुए जगह पर जाते हैं, लेकिन यदि वो किसी नल को या टोटी को छू देता है तो उसको लोग छूना वर्जित समझते हैं, उसको छूते नहीं हैं। कहते हैं कि या अशुद्ध हो गया है या अपवित्र हो गया है, वह किसी और के साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकती है, उसके लिए हर बर्तन उसका अलग रखा जाता है। तो ये दलितों की बहुत बड़ी भेदभाव वाली नीति थी जो कि अन्यायपूर्ण है। तो इस तरह से एक दलित और एक समाज में जो दबा कुचला हुआ वर्ग है उसकी बहुत बड़ी ये है, तो इसका बहिष्कार आवश्यक है। इसी तरह से इसके लिए कुछ बहुत सारे इस तरह के समाज सुधारक आए जो लोगों ने जो इनके जीवनचर्या में सुधार किया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और अन्य संगठन द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो अभी तो ये इतना आप देखेंगे, इसका क्या स्वरूप है, सामाजिक विषमता का हमारे समाज में क्या स्वरूप है और इसके बहिष्कार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। बहिष्कार है लेकिन बहिष्कार के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगी, पढ़ेंगी और टॉपिक को अपने बुक में से भी पढ़ लोगे।